आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को देखकर मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज का टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ सिंथेसिस। आपको मैं याद दिला दूं कि हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे। हम लोग अभी तक पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन कर रहे थे और हमने देखा था डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे हमने पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया था। तो आज का हमारा जो बेसिस है वो हमारा क्या है, मोड ऑफ सिंथेसिस। और ये हमारा पॉलीमर का लास्ट क्लासिफिकेशन। इसके बाद हमें कोई क्लासिफिकेशन और नहीं पढ़ना है, ठीक है। और एक बात और, आज की क्लास भी थोड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए और इसके बाद भी जो लेक्चर होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब आपको समझने वाली चीजें आएंगी, अब आपको याद रखने वाली चीजें खत्म होने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मोड ऑफ सिंथेसिस का मतलब क्या होता है। मोड ऑफ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपरेशन करना। कहाँ पे? मैन मेड बाय ह्यूमन बीइंग। क्या होता है, आपको कोई पॉलीमर अगर प्रिपेयर करते हो, लेबोरेटरी में बनाते हो, तो उस पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं। तो अब लेबोरेटरी में पॉलीमर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। उन्हीं तरीके के आधार पर पॉलीमर्स को हम क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। तो मोड ऑफ प्रिपरेशन के आधार पर पॉलीमर्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है आपका एडिशन पॉलीमर, दूसरा आपका है कंडेंसेशन कंडेंसेशन पॉलीमर। तो मोड ऑफ प्रिपरेशन के, मोड ऑफ सिंथेसिस के आधार पे पॉलीमर्स को दो कैटेगरी में रखा गया है, एक एडिशन पॉलीमर, दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमर के अंदर, ठीक है। अब जैसा कि ना आप नाम से देख रहे हो, एडिशन, एडिशन में क्या होंगे? लगातार कुछ चीजें जुड़ती जाएं। ऐड होने का मतलब क्या होता है? जुड़ना, ठीक है। तो इन दोनों पॉलीमर में लगातार क्या होंगी? एडिशन पॉलीमर में क्या होंगे? लगातार चीजें ऐड होती चली जाएंगी। जैसे हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बहुत ही इसके अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो सबसे पहला हम चलते हैं एडिशन पॉलीमर की तरफ। एडिशन पॉलीमर, देखो एडिशन पॉलीमर में आपको करना क्या है, इसके नाम से ही क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि इसमें चीजें क्या होंगे? ऐड होंगे। बस यहाँ पे कुछ चीजें आपको नोटिस रखनी है, ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एडिशन पॉलीमर में नो एलिमिनेशन होगा। नो एलिमिनेशन मतलब किसी भी तरह का कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कोई भी एलिमिनेट नहीं होगा। सारी जो भी चीजें आएंगी, जो भी मोनोमर्स होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे? चेन में ऐड होते चले जाएंगे, लेकिन किसी भी तरह का एलिमिनेशन नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ किसी भी तरह का एलिमिनेशन नहीं होता। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि कहाँ एलिमिनेशन क्यों नहीं होता है, ठीक है। कंडेंसेशन में अब अगर आप देखोगे तो कंडेंसेशन में एलिमिनेशन होता है। तो दोनों को मैं साथ में लेके चल रहा हूँ, दोनों को अभी इसमें डिफरेंस भी है, मैं डिफरेंस भी बताऊंगा आपको। मैं दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ कि यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन होगा, लेकिन एडिशन पॉलीमर में एडिशन एलिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। एडिशन पॉलीमर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जो आपके होमोपॉलीमर हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मोनोमर्स के आधार पे, मोनोमर्स के आधार पे पॉलीमर को क्या किया था? क्लासिफाई किया गया था होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर में। तो वहां जो होमोपॉलीमर्स होंगे, जो होमोपॉलीमर्स होंगे, उनमें हम क्या देखने को मिलेगा? हमको एडिशन पॉलीमर देखने को मिलेगा। मतलब होमोपॉलीमर बनाए कैसे जाएंगे? आपके बाय एडिशन पॉलीमर, एडिशन थ्रू बनाए जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो ये हमको कहाँ देखने को मिलेगा? होमो। और ये कहाँ देखने को मिलेगा? हाँ, को, इसी का उल्टा। तो ये हमको कहाँ देखने को मिलेगा? को पॉलीमर के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। एक दूसरे के उल्टे हैं, यहाँ एलिमिनेशन नहीं होगा तो यहाँ एलिमिनेशन होगा, यहाँ होमोपॉलीमर होगा तो यहाँ कोपॉलीमर होगा। एक बात और ध्यान रखना कि जैसे मैंने बोला कि यहाँ एलिमिनेशन होगा, तो यहाँ एलिमिनेशन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लगभग लगभग फिक्स है कि इन्हीं में से कोई एक निकलेगा। कौन कौन से हैं? जैसे आपका HCl बन के निकल सकता है, वाटर बन के निकल सकता है, अमोनिया बन के निकल सकता है, या कोई अल्कोहल बन के निकल सकता है। RH मैंने सिंपल लिख दिया, जनरल फॉर्मूला अल्कोहल का, कि कोई भी अल्कोहल बन के बाहर निकल सकता है। तो ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपका कंडेंसेशन पॉलीमर के थ्रू जब आप पॉलीमराइजेशन कराओगे
पॉलीमराइजेशन पता है कि पॉलीमर बनाने की विधि, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन कराओगे तो इनमें से कोई एक मॉलिक्यूल क्या होगा, आपको निकलता एलिमिनेट होता हुआ दिखेगा, लेकिन एडिशन में ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल से अब आपको समझाता हूं मैं। जैसे हमको पता है कि एग्जाम्पल मैंने आपको इथीन बताया था, पॉलीथीन बताया था, पॉलीथीन का स्ट्रक्चर भी मैंने बताया था, तो अब हम वही ले लेते हैं, पॉलीथीन को ले लेते हैं। तो पॉलीथीन बना किससे है, इथीन से। तो इथीन क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक, ये आपका इथीन हो गया। अब बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल, तो क्या होगा, पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड फ्री हो गया तो इधर हो गया, ये बॉन्ड फ्री इधर हो गया, ठीक है। तो अगर आप देखो कि एडिशन अगर होना है तो एलिमिनेशन होना नहीं चाहिए। और एडिशन कब होगा, जब उसके पास कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड हो। क्योंकि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहा तो अब कौन से बॉन्ड ब्रेक करोगे, तब सिंगल बचेगा, और सिंगल का अगर ब्रेक कर दिए तो फिर चेन ही क्या हो गया, ब्रेक हो जाएगा, और चेन ब्रेक हो गया तो फिर वो पॉलीमर नहीं रहेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट, ये सब हम अभी लिखेंगे, आपको डिफरेंस में आपको सारी चीजें लिखने होंगी कि एडिशन में एटलीस्ट आपको कम से कम एक डबल बॉन्ड या कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, तभी चीजें एडिशन में जाएंगी। तो अब ऐसे ये एक मॉलिक्यूल हो गया, अब मान लो कोई दूसरा इधर मॉलिक्यूल होगा तो इधर ऐसे जुड़ता चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल का पॉलिथीन का, तो यहाँ पे ऐड होता चला जाएगा। तो यही आपका क्या बन गया, ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ये आपका क्या है, पॉलीथीन है। तो पॉलीथीन बनाना है तो कैसे बनाओगे, बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन बनाओगे। ये जो पॉलीमर बनाने के प्रोसेस को क्या पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉलीथीन बनेगा कैसे, बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे किसी भी तरह का एलिमिनेशन नहीं हुआ, चीजें आके जुड़ रही हैं, कोई भी चीज बाहर नहीं निकल रहा है। तो यहाँ किसी भी तरह का कोई एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत आसान है, तो ध्यान रखिएगा, एडिशन पॉलीमर यहाँ पे किसी भी तरह का एलिमिनेशन नहीं होगा। ये कहाँ पाए जाएंगे, आपके होमोपॉलीमर्स के अंदर पाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल पॉलिथीन, यहाँ पे किसी भी तरह का एडिशन, हर तरह का एडिशन होगा लेकिन किसी तरह का एलिमिनेशन नहीं होगा। और इसके लिए आपको जरूरी क्या है कि कम से कम एक उसके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, ठीक है। तो चलिए अब हम जो नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट कंडेंसेशन पॉलीमर का भी एक एग्जांपल देखते हैं, और उस एग्जांपल को देखते हुए समझते हैं कि कंडेंसेशन पॉलीमर क्या कहता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर को। तो जैसे मैंने बताया कंडेंसेशन पॉलीमर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कोपॉलीमर के अंदर। और यहाँ पे आपका क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। तो किन किन सिंपल मॉलिक्यूल्स, इन सिंपल मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। तो ये आप नोट डाउन करते रहना। अभी इसका डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। सिंपल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, वाटर हो सकता है, HCl हो सकता है, NH3 हो सकता है, और कोई भी अल्कोहल हो सकता है। जनरल में हमने ROH लिख दिया, ठीक है। तो इन मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। कब, जब आप कंडेंसेशन पॉलीमर बनाओगे तो इन मॉलिक्यूल्स का आपका एलिमिनेशन होगा। और ये आपको जनरली कहाँ देखने को मिलेंगे, कोपॉलीमर्स के अंदर देखने को मिलेंगे। कोपॉलीमर्स वो होते हैं जिनमें एक से ज्यादा टाइप्स के मोनोमर्स का यूज हुआ होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम पहले देख चुके हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी चीजें मॉलिक्यूल निकलेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम लिए नायलॉन, हम नायलॉन पढ़ चुके हैं। नायलॉन 66 का मैं एग्जांपल लेता हूँ कि नायलॉन 66 बनाते समय, नायलॉन 66 का पॉलीमर बनाते समय इनमें से कोई एक मॉलिक्यूल निकलेगा, एलिमिनेट होगा। तो कैसे, वो देखते हैं। हमें पता है कि नायलॉन 66 को पॉलीमर है किसके, इसके पास दो तरह के मोनोमर्स होते हैं। पहला होता है एडिपिक एसिड, और दूसरा होता है हेक्सा मेथिलीन डाइअमाइन, हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन। सभी का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। चलिए एडिपिक एसिड का, ये मैंने पहले बताया था, 6 क्या रिप्रेजेंट करता है, दोनों मोनोमर्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो एडिपिक एसिड का मैं बना रहा हूँ यहाँ स्ट्रक्चर, CH2 डबल बॉन्ड, ये 4 टाइम्स आता है, और इधर COOH होता है, और इधर भी COOH होता है। ये हो गया आपका एडिपिक एसिड, ठीक। हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन में, तो हेक्सामेथिलीन ये हो गया आपका हेक्सा
6 टाइम्स होगा हेक्सामेथिलीन, और डाईअमाइन, अमाइन का मतलब NH2 ग्रुप, तो 2 है, डाई का मतलब 2, तो ये हो गया आपका NH2। तो ये हो गया आपका हेक्सामेथिलीन डाईअमाइन, और ये हो गया आपका एडिपिक एसिड। तो ये दोनों मोनोमर्स हैं। अब ये दोनों क्या होंगे, कंबाइन होंगे, तब जाके क्या होगा, नायलॉन का पॉलीमर बनेगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं थोड़ा सा इसको सही से लिख रहा हूँ, अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको मैंने लिखा NH सिंगल बॉन्ड H, मतलब NH2 ही था, बस उसका स्ट्रक्चर, या आप ऐसे बना लो स्ट्रक्चर, एक H इधर लगा दो, एक H इधर लगा दो। ठीक है, इसको भी मैं कर लेता हूँ ऐसे ही, एक H इधर लगा दिया, एक H इधर लगा दिया। ठीक है, अगर अब आप देख पा रहे हो, और इसको थोड़ा सा और मैं अच्छे से बना लेता हूँ, COOH को, इसको मैंने लिख दिया डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, यही ऐसे होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी इसको मैंने लिख लिया डबल बॉन्ड O और इधर OH। ठीक है, अब अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ से OH और यहाँ का H क्या होगा, जब ये जुड़ेंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से इसका H दोनों क्या हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना के बाहर हो जाएंगे। सिमिलरली जो इसके इधर होगा वो क्या करेगा, इसके OH को लेके बाहर होगा, और इसके बाद जो दूसरे मॉलिक्यूल वो इसके H को लेके क्या होंगे, बाहर। मतलब हर जगह जब भी आपका दो पॉलीमर, मतलब एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाईअमाइन जब जुड़ेंगे, पॉलीमर बनाएंगे नायलॉन का, तो उसमें आपको वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, एलिमिनेट होते हुए देखेंगे। तो यहाँ से ये क्या होगा, मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे कि यहाँ माइनस ऑफ H2O। तो जब माइनस ऑफ H2O हुआ, मतलब ये आप दोनों निकल गए, और ये आपस में क्या जुड़ जाएंगे। तो अब आपको अगर मैं नायलॉन का पॉलीमर लिख के बताऊं तो देखो क्या होगा। तो यहाँ से देखो ये निकल चुका है, तो यहाँ मैं लिखा C डबल बॉन्ड O CH2 का 4 टाइम्स C डबल बॉन्ड O, यहाँ से जो बॉन्ड निकल चुका है वो किससे डायरेक्ट जुड़ जाएगा, N से, और H जुड़ा रहेगा एक, तो NH, फिर CH2 6, और फिर यहाँ पे NH, और एक बॉन्ड फ्री रहेगा। तो ये जो पूरा जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये कितने होगा, N टाइम्स होगा। कितने टाइम्स, N मॉलिक्यूल्स आप लोगे, क्योंकि पॉलीमर बहुत लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं। तो ये एक चेन बना, और ये चेन फिर किसका होगा, नायलॉन, इसी को आप बोलोगे नायलॉन पॉलीमर है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये किसका होगा, नायलॉन पॉलीमर का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एलिमिनेशन हुआ, और यहाँ पर आपके दो डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर्स यूज हुए, मतलब ये आपको कोपॉलीमर्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत आसान है। आई होप आपको ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगी, मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, कुछ इसका डिफरेंसेस हैं, मैं वो डिफरेंसेस लिख रहा हूँ, तब तक आप इसको नोट करो, मैं तब तक डिफरेंसेस लिखता हूँ। चलिए, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, हम डिफरेंस दोनों के बारे में मैंने लिखा हुआ है। डिफरेंस, एडिशन पॉलीमर इधर है, इधर कंडेंसेशन आपका पॉलीमर है। देखो, डिफरेंस जो मैंने अभी बताया है एग्जांपल के थ्रू, डिफरेंस वही कहता है, बस यहाँ लैंग्वेज लिख दिया गया है। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले मैं एडिशन पॉलीमर के बारे में समझाता हूँ। देखो, उसमें लिखा हुआ है डिफरेंट मोनोमर्स एड through a form of polymer having same molecular formula of repeating structure unit as that of the starting monomer। ये बता रहा है कि जो मोनोमर्स यहाँ यूज होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब दोनों एक ही तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, और रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट बार बार रिपीट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एडिशन पॉलीमर है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जब आप होमोपॉलीमर होगे, जैसे मैंने बताया था होमोपॉलीमर्स होंगे। ठीक, फिर यहाँ पे कि यहाँ नथिंग इज लॉस्ट ड्यूरिंग पॉलीमराइज, मतलब जब आप पॉलीमर बनाते हो, पॉलीमर बनाने की प्रोसेस करते हो, तो उस प्रोसेस के दौरान किसी भी तरह का एलिमिनेशन नहीं होता है। तो ये जैसे मैं नो एलिमिनेशन मैंने बोला था, तो यहाँ पर नथिंग इज लॉस्ट ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तीसरा कहता है कि जनरली इन्वॉल्व्स वन मोनोमर, मतलब यहाँ पे एक ही टाइप के मोनोमर, मतलब वही चीज जो पहला पॉइंट कह रहा था, क्या होमोपॉलीमर्स होने चाहिए। चौथा, मोनोमर्स आर जनरली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि कम से कम उसके पास एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड हो, ताकि वो बॉन्ड जो डबल या ट्रिपल का है टूट कर उसमें चीजें ऐड कराई जा सकें। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि ऐसे मोनोमर्स जिनके पास अनसैचुरेटेड होंगे, वहां पर आप एडिशन पॉलीमराइजेशन होते हुए देख सकते हो। और इस एग्जाम्पल पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जैसे पॉलीथीन का है वैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड का भी आप बना के देख सकते हो। पॉलीविनाइल का मैंने क्या बताया था, ये होता है हमारा पॉलीविनाइल,
CH2 CH और ये Cl। ठीक है, तो ये एक मोनोमर है, तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा CH2, एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड फ्री हुआ, यहाँ एक बॉन्ड फ्री हुआ, ये रहा H, एक बॉन्ड जो फ्री हुआ और एक Cl। ठीक है, देखो तो एक जो बॉन्ड तो टूटा, यहाँ पे अब ऐसा ही यूनिट लाके जोड़ दो, तो ये क्या बन गया आपका PVC का पॉलीमर स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, इसमें आओ तो इसमें क्या रहा है, अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स कंबाइंड विद द लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पहले ही बोल दे रहा है कि बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइन होंगे लेकिन उनका लॉस होगा। ठीक है, हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। स्टार्टिंग जो मोनोमर हमने लिया उनसे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, क्योंकि वहां से हम इन मॉलिक्यूल्स को निकाल देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप कोई मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दोगे तो वो पहले जो स्ट्रक्चर था उससे कुछ चीजें क्या होंगी, आपको डिफरेंट होती हुई दिखेंगी। दूसरा कह रहा है सिंपल मॉलिक्यूल लाइक दिस आर लॉस्ट। यस, इसमें अंदर एलिमिनेशन होगा, तो किनका एलिमिनेशन होगा, इनमें से कोई एक बनता हुआ दिखेगा। जैसे अभी हमने देखा था कि नायलॉन में वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो रहा था। फिर कह रहा है कि इन्वॉल्व्स टू मोनोमर। यस, हम इसको कहाँ देखने को मिलेगा, कोपॉलीमर, मतलब जहाँ एक से ज्यादा मोनोमर्स प्रेजेंट होंगे। चौथा कह रहा है कि मोनोमर्स जनरली कंटेन टू फंक्शनल ग्रुप। यस, जो मोनोमर्स डिफरेंट कब होंगे, जब वो एक दूसरे से अलग हो। तो कैसे अलग होंगे, जब उनके फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, आपस में अलग होंगे। जैसे हमने देखा था नायलॉन में COOH ग्रुप था और एडीपी जो उसके बाद हेक्सामाइन था उसमें अमाइन ग्रुप था, तो दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या था, अलग अलग था। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गया, नायलॉन हो गया, बेकेलाइट हो गया। ठीक है, तो ये आप वीडियो को, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, थोड़ा साइड में हूँ, आप वीडियो को क्या कर लो, पॉज कर लो, और पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो आप नोट डाउन करो, तब तक वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके नोट डाउन करिए। चलिए, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा डिफरेंस। अब देखो, अब हमारा क्लासिफिकेशन पार्ट पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट अब स्टार्ट हो रहा है, अब हम पॉलीमर बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो उसी में सबसे पहले एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब देखो, मैं पॉलीमर की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलीमराइजेशन की बात कर रहा हूँ, मतलब अब पॉलीमर बनाने की बात की जाएगी कि पॉलीमर बनता कैसे है। ठीक है, देखो, एडिशन पॉलीमराइजेशन को ही हम इसको बोल सकते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसी को हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कह सकते हैं। अब जैसे नाम से ही है चेन ग्रोथ, मतलब इसमें क्या होगा, लगातार चेन फॉर्मेशन होता जाएगा। और एडिशन पॉलीमराइजेशन मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का एलिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, जब पॉलीमर बनेगा तो इसमें किसी तरह का एलिमिनेशन नहीं होगा। अब ध्यान ये रखना कि एडिशन पॉलीमराइजेशन 3 तरह से हो सकता है। तो मैं सबका पहले नाम लिख रहा हूँ, एडिशन पॉलीमराइजेशन 3 तरह से हो सकता है। ठीक है, और हमको इन तीनों के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। दूसरा है आपका है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, और तीसरा है आपका एनायनिक पॉलीमराइजेशन। तो हम देख रहे हैं कि एडिशन पॉलीमराइजेशन 3 तरह से हो सकता है। पहला है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, दूसरा है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, और तीसरा है आपका एनायनिक पॉलीमराइजेशन। हमको तीनों के बारे में एक एक करके समझना है, क्योंकि तीनों का मैकेनिज्म है, हम तीनों का मैकेनिज्म देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, साथ में आप भी लिखते रहना। ठीक है, हम फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, फ्री रेडिकल जैसे पहले फ्री रेडिकल आपने पढ़ा होगा, फ्री रेडिकल आपने पहले भी पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और फ्री रेडिकल के बारे में थोड़ा मैं भी बता देता हूँ आपको। देखो, फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होता है, कहीं पर भी अगर आपका सनलाइट प्रेजेंस बोला जाए कि सनलाइट जो भी रिएक्शन कहाँ हो रही है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है, तो वहां पे आपको फ्री रेडिकल देखने को मिलेगा। सनलाइट को हम ऐसे भी H न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है। अब ये सिंबल होता है, अगर सनलाइट नहीं लिखा होगा तो समझ जाओ, एच न्यू लिखा होगा तो समझ जाओ, तब भी वहाँ पे क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने के चांसेस है। ठीक है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने के लिए क्या क्या, बहुत सारे इस मैकेनिज्म को समझने के लिए बहुत सारे लाइंस हैं। हम सभी लाइंस को क्या करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप लिखते हैं, तो आप भी लिखते रहिएगा स्टेप फर्स्ट, कि स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा होगा। देखो स्टेप फर्स्ट जो है उसको हम बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप, ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल बनेगा, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो पॉलीमराइजेशन जो होगा, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगा, वो कैसे होगा, वाया फ्री रेडिकल्स होंगे। पहले तो फ्री रेडिकल बनाना पड़ेगा ना, तब तो पॉलीमराइजेशन कर पाओगे आप। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो इनिशिएशन स्टेप है, और इस इनिशिएशन स्टेप में आपका फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, तो फ्री रेडिकल कैसे बन सकता है, क्या क्या चीजें आप लोगे फ्री रेडिकल बन सकता है, तो कुछ आपको मैं यहाँ बताता हूँ। इनमें से कोई भी अगर आप एक चीज लोगे तो वो क्या कर देगा, आपका फ्री रेडिकल बना के दे देगा। तो इसमें से क्या ले सकते हो, जैसे पहला ले सकते हो बेंजोइल बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक, एसिटिल पेरोक्साइड या डाई ऑक्सीजन। इनमें से कोई भी आप एक चीज लोगे, इनमें से कोई भी एक चीज अगर आप लेते हो तो वहां पे आपको क्या फ्री रेडिकल बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, क्या है, बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटिल पेरोक्साइड या फिर डाई ऑक्सीजन। इनमें से अगर तीनों में से कोई भी अगर आप एक चीज लेते हो तो वहां आपको क्या फ्री रेडिकल बनते हुए दिखेगा। इन्हीं से फ्री रेडिकल बनाए जाएंगे, और ये सब किसके प्रेजेंस में होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में। जैसे मैं बेंजोइल एसिड पेरोक्साइड को लेकर देखता हूँ, बेंजोइल, तो उसके पहले आपको क्या होना चाहिए, बेंजोइल पेरोक्साइड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर बेंजोइल पेरोक्साइड का आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला आपको लिखता हूं। तो फॉर्मूला ये हो गया, ये हो गया आपका बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला। ठीक है, और ये जो है, ये आप जो देख रहे हो, ये जो आप लिंकेज देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, यही आपका क्या है, पर ऑक्साइड लिंकेज है। यहीं पे पेरोक्साइड लिंकेज है। जब भी पेरोक्साइड लिंकेज पहचानने का तरीका क्या है, अगर कभी भी लगातार जैसे O एटम दूसरे O एटम से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, समझ जाना वहां पे पेरोक्साइड लिंकेज है। डबल बॉन्ड से नहीं, सिंगल बॉन्ड से। कभी भी लगातार O सिंगल बॉन्ड से अगर जुड़ा हुआ है, दो एटम आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, समझ जाना वहां पे क्या होगा, पेरोक्साइड लिंकेज आने वाला है। ठीक है, अब हम, ये तो हमारा हो गया बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला, और ये हमने देख लिया। अब यहाँ से कैसे, अब यहाँ से कैसे हमारा फ्री रेडिकल जनरेट होगा, हम उसके बारे में देख लेते हैं कि कैसे फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है। तो चलो, हमारे पास ये था। ठीक है, हमने क्या किया, इसको हीट किया, किसके प्रेजेंस में, एच न्यू, वही मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में हमने क्या किया, हीट किया इसको। तो हीट किया, आप जानते हो कि फ्री रेडिकल्स बनते कैसे हैं, जब आप होमोलिटिक फिजन देखते हो। होमोलिटिक मतलब यहाँ जो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके कितने, दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक इस ऑक्सीजन का, एक इस ऑक्सीजन का। तो ये जो शेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन अपना वापस ले ले, और इसका जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इसका वापस ले ले। तो इस तरह में, इस तरह का अगर फिजन होता है, इस तरह का अगर फिजन होता है, इसको बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। और होमोलिटिक फिजन कहाँ प्रेफर होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस या तो बहुत कम हो या फिर जीरो हो। जैसे इस केस में क्या है, जीरो है। या फिर कहीं कहीं ऐसा भी होता है बहुत कम होता है जब आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, तो वहां पर भी सनलाइट के प्रेजेंस में आपका क्या होता है, होमोलिटिक फिजन हो जाता है। तो अगर यहाँ पे होमोलिटिक फिजन अगर आप कराओगे तो ये क्या बॉन्ड हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो बनेगा क्या हमारा, ये हो गया आर सी, ये रहा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, और इसके ऊपर एक ऐसे ये रेडिकल
ये साइन दिखाता है कि रेडिकल का साइन है। सिमिलरली यहाँ पर भी, तो क्या आपको लग नहीं रहा है कि जब ब्रेक होगा तो दोनों सिमिलर हैं, तो क्या 2 मोल बनेगा ये, ठीक है, 2 मोल ये फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। अब देखो ये फ्री रेडिकल काफी अनस्टेबल होता है, ठीक है, और यहाँ हमको दिख रहा है कि जैसे ही ये फ्री रेडिकल बनेगा, जैसे ये फ्री रेडिकल बनेगा, तो यहाँ से ये फ्री रेडिकल इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा और ये टूट के इसके डबल बॉन्ड बना, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जैसे इसको मिलेगा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। या इसको ऐसे समझो, इसको मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ। अब जैसे ही अनस्टेबल होगा क्या कि यहाँ जो आप देख रहे हो ये बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके द्वारा ले लिया जाएगा और ये इसको ले लिया जाएगा, मतलब फिर से यहाँ पे आपका होमोलिटिक फिजन हुआ है, ठीक है। जैसे ही होमोलिटिक फिजन हुआ है तो यहाँ पे 2 मोल्स आर रेडिकल मतलब बन गए, ठीक है, और ये रेडिकल जो बना और ये रेडिकल मिलके आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, 2 मोल्स ऑफ CO2 गैस बना लेंगे, और CO2 गैस क्या हो जाएगी, एस्केप आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बच क्या गया, ये रहा हमारा फ्री रेडिकल, ये रहा हमारा फ्री रेडिकल, और हमें फ्री रेडिकल ही चाहिए था। तो पहला स्टेप हमारा क्या कहता था, इनिशिएशन, कि भैया फ्री रेडिकल बनेगा तो कैसे बनेगा, तो ये तरीका था हमारा फ्री रेडिकल बनाने का। अब हमारा फ्री रेडिकल बन गया है, फ्री रेडिकल बन गया है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जैसे मान लो हमको क्या करना है, फ्री रेडिकल है, अब हम इसको क्या करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, प्रोपगेट करेंगे, कि अगर मान लो हमारा फ्री रेडिकल बन गया तो हमको पॉलीमराइजेशन कराना है, तो पॉलीमराइजेशन लंबी चेन लगेगी, तो फ्री रेडिकल बन गया, अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको प्रोपगेट करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आएगा वही होगा कि प्रोग्रेशन स्टेप, जिसमें आपका फ्री रेडिकल बनने के बाद वो कैसे चेन को फॉर्म करता है, उस चेन को प्रोग्रेस कैसे करता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए, हम नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, प्रोग्रेशन स्टेप, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हमने देखा कि हमारे पास ये फ्री रेडिकल बन के तैयार है। अब जैसे मान लो हम पॉलीथीन बना रहे हैं, तो पॉलीथीन बना रहे हो क्योंकि एडिशन पॉलीमराइजेशन है, तो हम पॉलीथीन बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, तो पहला जो तरीका था फ्री स्टेप, सॉरी फ्री रेडिकल मेथड से, तो फ्री रेडिकल मेथड से हम पॉलीथीन बनाते हैं। तो जैसे ये हमारा पहला स्टेप था कि फ्री रेडिकल्स जनरेट करना, जो हमने यहाँ कर लिया। अब मान लो हमारे पास ये रहा फ्री रेडिकल और हम पॉलीथीन बना रहे हैं, तो पॉलीथीन में जो मोनोमर है वो इथीन है, तो पॉलीथीन बने कैसे, इथीन से, तो ये हमारा रहा इथीन, ठीक। तो जैसे ही हमने फ्री रेडिकल को इथीन से दिया, इथीन क्या करेगा, ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो रिएक्शन करके क्या बनाएगा, देखते हैं। रिएक्शन करके ये क्या करेगा, इससे रिएक्शन करेगा और खुद बनाने की कोशिश करेगा। तो ये जैसे ही इसको ऐसे दिया आप, तो ये इसके साथ रिएक्शन किया, रिएक्शन करके क्या करेगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखो होगा क्या, अब यहाँ पे भी देखो होमोलिटिक फिजन होगा, क्योंकि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, तो ये इधर टूट जाएगा, ये इधर टूट जाएगा, तो यहाँ से एक बॉन्ड बच जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 फ्री रेडिकल, CH2 फ्री रेडिकल, ये आपस में जुड़े रहेंगे, और यहाँ से R फ्री रेडिकल। जैसे ही R और ये मिलेंगे आपस में, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ मैं ऐसे प्लस का साइन दिखा रहा हूँ, और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा R CH2 और ये हो गया CH2 फ्री रेडिकल। तो ये इथीन का एक फ्री रेडिकल बन गया, इथीन का फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा पहला स्टेप था इनिशिएशन, अब हमारा स्टेप आएगा सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप को आप क्या बोलोगे, प्रोपगेशन, प्रोपगेशन मतलब जो हमको चेन मिला है, ये जो चेन मिला है, इसी चेन में हमको इथीन के बहुत सारे मोनोमर्स क्या होने हैं, ऐड करते जाने हैं। तो ठीक है, हम तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया प्रोपगेशन। तो इसमें बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते चले जाएंगे। तो हमारा ये हो गया RCH2 R, ठीक, ये हमारा फ्री रेडिकल हो गया। अब हमने यहाँ पे n नंबर ऑफ
एथीन मॉलिक्यूल्स लिया है, n नंबर, बहुत लार्ज नंबर, क्योंकि पॉलीमराइजेशन हो रहा है, बहुत लंबी चेन बनेगी, तो हमने n नंबर ऑफ इथीन लिया है। अब होगा क्या कि ये n नंबर ऑफ इथीन वन बाय वन धीरे धीरे करके एक चेन बनाएगा। अब कैसे चेन बनाएगा वो ध्यान से देखो। होगा क्या कि जैसे n मॉल है तो पहले एक मॉलिक्यूल आएगा, तो मैं एक एक करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ये CH2 है, ये हमारा फ्री रेडिकल है, ठीक है। जैसे n में से हमने पहले एक बारी बारी करके मोनोमर्स क्या होंगे, ऐड होंगे। तो जैसे अभी हमने दिखाया था ये, फिर ये क्या होगा, एक इधर होमोलिटिक फिजन होगा, ये इधर टूटेगा। तो जैसे ये टूटेगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बन जाएगा, R CH2 फ्री रेडिकल प्लस ये हमारे पास दोबारा फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक बॉन्ड रह जाएगा, CH2 फ्री रेडिकल, ठीक। जैसे CH2 फ्री रेडिकल बना, ये दोनों फिर आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। तो जो नेक्स्ट हमारा बनेगा वो हो जाएगा R CH2 ये आपस में दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया CH2 और ये फिर हो गया CH2 फ्री रेडिकल। देख रहे हो धीरे धीरे, पहले यहाँ देखो ये चेन थी हमारी, अभी देखो चेन लंबी हो गई। जैसे ही नेक्स्ट दोबारा जो एथीन है वो जुड़ेगा, यहीं पे जुड़ के चला जाएगा और नेक्स्ट हमारा चेन। तो ऐसे धीरे धीरे करके क्या होंगे, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो मैं n के लिए थोड़ा सा और इसी में नेक्स्ट हम अगर ऐड करते हैं तो एक बड़ा सा चेन में बना देता हूँ कि अगर ये नेक्स्ट होगा तो मैं डायरेक्ट अब यहाँ बनाता हूँ कि कुछ ऐसा हमारा चेन देखने को मिलेगा n टाइम्स, क्योंकि हमें नहीं पता है कितने मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, लेकिन इतना पता है कि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज होंगे। तो कुछ ऐसा चेन हमको देखने को आगे मिलेगा, और ऐसा ही नहीं अभी और हो सकता है आगे देखने को n टाइम्स ही। तो ये हमारा हो गया चेन हो गया। तो लेकिन अभी ध्यान से, अभी ये पॉलीथीन नहीं बना है, अभी हमारा फ्री रेडिकल का एक चेन बना है बहुत लंबा सा। अब पॉलीथीन बनेगा कैसे, जब यहां से ये फ्री रेडिकल टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए। अरे भैया फ्री रेडिकल बनाए हो तो फ्री रेडिकल खत्म भी तो होना चाहिए, तभी तो ये चेन पॉलीथीन में कन्वर्ट हो पाएगी। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। तो इन अगर ये बनाए भी हो तो ये बहुत अनस्टेबल है, तो इसको आपको हटाना होगा फ्री रेडिकल को। तो तीसरा स्टेप आएगा जिसमें आप टर्मिनेशन स्टेप पढ़ोगे, जिसमें आपको फ्री रेडिकल हटाते हुए आपको दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो इतना आप नोट करिए, फिर हम थर्ड स्टेप टर्मिनेशन स्टेप को लेकर देखते हैं। तो नोट डाउन करिए। चलिए, तो जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है टर्मिनेशन स्टेप। देखो टर्मिनेशन स्टेप में आपको करना क्या है, टर्मिनेशन स्टेप में आपको फ्री रेडिकल को रिमूव करना है कि जो हमने फ्री रेडिकल स्टार्टिंग में यूज किया था उसको हमें टर्मिनेट करना है, खत्म करना है, ठीक है। तो टर्मिनेट करने का फ्री रेडिकल को टर्मिनेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है टर्मिनेशन वाया, पहला तरीका है टर्मिनेट करने का टर्मिनेशन वाया कॉम्बिनेशन, टर्मिनेशन वाया कॉम्बिनेशन। और दूसरा अभी डिस्प्रोपोर्शनेशन टर्मिनेशन है, वो भी हम बताएंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, टर्मिनेशन बाय कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास था क्या, हमारे पास कुछ ऐसा था RCH2 ऐसे ऐसे था, CH2 बहुत लार्ज नंबर था, तो मैं भी लार्ज नंबर बना ले रहा और लास्ट में हमारा फ्री रेडिकल था। ऐसे मैंने मान लिया कि ऐसा रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा था लास्ट का जो हमारा सेकंड स्टेप से प्रोपोगेशन से मिला हुआ था, ठीक। अब हमें ये करना है, टर्मिनेट करना है, और हम टर्मिनेशन का पहला मेथड यूज कर रहे हैं, टर्मिनेशन वाया कॉम्बिनेशन। अब देखो ये एक मॉलिक्यूल है तो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल यही बनेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने दो लिया था, तो जरूरी नहीं है कि एक ही मॉलिक्यूल बनेगा, इसके दूसरे मॉलिक्यूल भी होंगे। तो मान लो कि एक और हमारे पास सेम ऐसा है, अरे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही चेन बनेगा, ये ऐसे ही बहुत सारे चेन बनेंगे। दोनों ही चेन में क्या होंगे, फ्री रेडिकल होंगे। तो होगा, मान लो हुआ क्या कि एक चेन ये फ्री रेडिकल था, दूसरा चेन ये फ्री रेडिकल का था, दोनों ही कैसे हैं, फ्री रेडिकल हैं, आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, क्योंकि इसको भी फ्री रेडिकल है, इसके पास भी, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो देखो टर्मिनेट हुआ, लेकिन किस मेथड से, कॉम्बिनेशन से। मतलब
अपने ही जैसे और जो भी पॉलीमर हैं उनसे आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। तो जब ये जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, तो देखो ये रहा हमारा RCH2 CH2 CH2 और ये रहा फ्री रेडिकल वाला CH2, ठीक है। और ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये हो गया CH2 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 और लास्ट में, तो दोनों आपस में जब जुड़ जाएंगे तो ये एक बॉन्ड बन जाएगा और ये क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। तो क्या इसमें से फ्री रेडिकल खत्म हो गया, ठीक है। और इसी को हम क्या, इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये बार बार रिपीटिंग हो रहा है, तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि CH2 n टाइम्स R ऐसा लिखा जा सकता है n टाइम्स, हमें नहीं पता कितने टाइम्स है, n टाइम्स है। और यही हमारा क्या है, पॉलीथीन है। तो क्या पॉलीथीन बन गया हमारा, किस मेथड से, फ्री रेडिकल मेथड से, ठीक है। तो ये पहला तरीका था टर्मिनेट करने का, फ्री रेडिकल को आप कैसे टर्मिनेट कर सकते हो। दूसरा भी एक तरीका है टर्मिनेट करने का, टर्मिनेशन वाया डिस्प्रपोर्शनेशन, हम डिस्प्रपोर्शनेशन से भी क्या कर सकते हैं, इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। कैसे, वो ध्यान रखो। ये वैसे ये सिंपल है, ये आपको एनसीईआरटी में ऊपर वाला मिल जाएगा, दूसरा वाला एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहला वाला कॉम्बिनेशन से, दूसरा है डिस्प्रपोर्शनेशन। इसमें होगा क्या, जैसे हमारे पास ये मिला हुआ था RCH2 CH2 CH2 CH2, ये हमारा फ्री रेडिकल है। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। सिमिलरली जैसे यहाँ एक मॉलिक्यूल नहीं है, वैसे यहाँ पर भी और भी मॉलिक्यूल होंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पर हमने लिख दिया। एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल, चेन बनेगा, चेन बन रहा है, बहुत सारे चेन्स बनेंगे। तो एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, ठीक है। अब ये दोनों आपस में मिल नहीं रहे हैं, यहाँ पे मिल गए थे, इसलिए इसको क्या बोला गया, कॉम्बिनेशन, टर्मिनेशन बाय कॉम्बिनेशन। यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं, तो होगा क्या, देखो होता क्या है कि यहाँ पर देखो क्या होगा, ये जो H, इन दोनों से कोई भी एक H का बॉन्ड क्या होगा, होमोलिटिकली फ्यूजन में चला जाएगा। मैंने बताया कि या तो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जीरो होना चाहिए या फिर बहुत कम होना चाहिए, और CH में बहुत ही कम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ठीक है। तो ये क्या होगा, होमोलिटिकली टूट गया। तो जब ये टूटेगा, तो टूट के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि क्या बनाएगा, जब ये टूटेगा तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये तो रहेगा, ये बॉन्ड टूट गया। तो जब देखो सॉरी एक मिनट, इधर का बॉन्ड नहीं, यहाँ का तोड़ो, यहाँ का, इधर का नहीं, इसको ऐसे रहने दो, क्योंकि टूटना है तो ये इससे कंबाइंड होगा ना। तो ये जो हमारा है यहाँ पे CH2 रहेगा, इसके H को अब तोड़ो, तो एक को H यहाँ लिख दिया, एक H यहाँ लिख दिया, सिंगल बॉन्ड, ठीक। अब इन दोनों में से कोई एक H क्या होगा, होमोलिटिकली तोड़ दो, इसके जस्ट बगल वाला, ठीक है। जैसे ही तोड़ोगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या देखने को मिलेगा, RCH2 CH2, और ये टूट गया होमोलिटिकली, तो इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल आएगा और एक H, और ये हो गया CH2 फ्री रेडिकल, ठीक है। और यहाँ से H जो प्लस यहाँ से एक H जो फ्री रेडिकल यहाँ से बाहर हुआ। अब देखो ये क्या होगा कि ये जो H फ्री रेडिकल है वो इसके साथ जाके कंबाइंड हो जाएगा, और ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइंड होंगे। तो ये फर्दर क्या बनाएगा, RCH2 CH2 सिंगल बॉन्ड H, यहाँ डबल बॉन्ड एक तरह का ये क्या बना लेगा, एल्कीन बना लेगा। तो अगर देखो एक टर्मिनेशन में आपका एक एल्कीन बन रहा है, और यहाँ पे ये H इसके साथ जाके कंबाइंड हो जाएगा, तो जैसे ये कंबाइंड होगा तो ये फिर क्या बन जाएगा आपका, RCH2 CH2 CH2, और यहाँ जब H कंबाइंड हुआ तो ये हो गया CH3, जाके कंबाइंड हो गया। और इसी CH3 को हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ था। और अगर देखो तो क्या ये यही स्ट्रक्चर है, मतलब पॉलीथीन का ही है, तो इसको n टाइम्स लिख दिया जाएगा,
तो यही क्या हो जाएगा आपका, पॉलीथीन हो जाएगा। तो देखो टर्मिनेशन दो तरीके से हुआ, पहला आपका टर्मिनेशन वाया कॉम्बिनेशन, दूसरा टर्मिनेशन वाया डिस्प्रोपोर्शन। बस ध्यान ये रखना है कि डिस्प्रोपोर्शन में एक मॉलिक्यूल एल्कीन बनेगा तो दूसरा मॉलिक्यूल क्या बनेगा, पॉलीथीन। यहाँ पर पूरा मॉलिक्यूल ही क्या बन रहा था, पॉलीथीन बन रहा था। तो दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हो, टर्मिनेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो पूरा हमने देखा मैकेनिज्म देखा वो किसका था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का था। ठीक है, अब इसके बाद बचता है आपका कैटायनिक पॉलीमराइजेशन और एनायनिक पॉलीमराइजेशन, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, और अगर कोई डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपको डाउट्स कमेंट बॉक्स में आपने लिखे होंगे उनका ध्यान रखते हुए आपको समझाते हुए नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी पढ़ाई करते रहें। जैसे आप जान ही रहे हैं कि कोरोना बहुत फैल रहा है, काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने आस-पास सफाई रखें, भीड़ बाहर ना निकले, अपने घर परिवार, खुद को भी कोरोना जैसे महामारी से आप बचा के रखें। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।